नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके साथ वस्तुतः समय समय पर घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा और हम कहाँ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह एक विचारणीय तथ्य है। और जब हम प्रकृति का सिर्फ दोहन करते हैं तो उसके कारण जो त्रासदी प्रकृति की ओर से हमें लौटाई जाती है, उसके दुष्परिणाम को भोगने के लिए वे लोग भी विवश होते हैं जिनकी की उस दोहन में कोई भूमिका ही नहीं होती। अभी विगत दिवस नेपाल में, म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप के रूप में, वो भी 7.7 रिएक्टर पैमाने के भूकंप के कारण जो अप्रत्याशित तबाही का मंजर प्रस्तुत हुआ, उस सब के लिए सिर्फ प्रकृति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, प्रकृति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए हम मनुष्य एक बड़ी दूरी तक पूर्णतः जिम्मेदार है। हमारी धरती के गर्भ में जो संरचनात्मक उथल पुथल उत्पन्न होती रहती है, पृथ्वी की विभिन्न स्लेटें, विभिन्न परतें जो इधर उधर खिसकती हैं उनके कारण से, और जो ज्वालामुखी प्रकट होकर तबाही मचाता है, उस सबके पीछे के हमारे द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन और प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचार को सबसे अधिक दोषी ठहराया जाना चाहिए। अमेरिका, रूस और भी कतिपय देश जहां ये दावा करते हैं कि प्रकृति में घटने वाली कोई भी घटना या किसी भी देश में कोई भी घटने वाली ऐसी घटना जो किसी देश के गोपनीय तथ्य को प्रकाशित कर देती है, वो हमारी सैटेलाइट की आंख से बची नहीं रह सकती। घटना घटने वाली होती है, उससे पहले ही हमारा आज का जो विज्ञान है वो बता देने में समर्थ होता है।
लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं कि घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक त्रासदियां घट जाती हैं और लोगों को पता नहीं चलता। समुद्री तूफान आदि के बारे में भी काफी कुछ कहा जाता है और काफी दूरी तक ये संभव भी हो सका है कि जहां लाखों जिंदगियां समुद्री तूफानों से तबाह होती थीं, उसे आज बचाया जा सका है। जन और धन दोनों की हानि को कम किया जा सका है। लेकिन प्रकृति के साथ जो मनुष्य की छेड़छाड़ निरंतर बढ़ी हुई है, अधिक से अधिक लाभ पाने के चक्कर में भू संपत्ति का जिस तरह से अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, धरती के गर्भ को एकदम से खाली करके और उससे प्राप्त कोयला, बॉक्साइट और दूसरे जो खनिज पदार्थ हैं, उनको इतना बेतहाशा निकाला जा रहा है फायदा पाने के लिए कि उससे हमारी धरती का जो संतुलित रूप है वो अत्यंत दुष्प्रभावित हो रहा है। जहां धरती के बड़े हिस्से में वन प्रांतर हुआ करते थे, सघन वन प्रांतर हुआ करते थे, वहां अधिकांश वन आज खत्म हो चुके हैं और वहां पर या तो कंक्रीटों का जंगल खड़ा है या तो कोई उद्योग खड़ा है। ये वृक्ष, ये जंगल धरती के भीतर की प्रकंप को ऊपर तक आने से रोकने का कार्य करते थे, संभालने का कार्य करते थे, कम से कम विपरीतता प्रस्तुत हो इसका प्रयत्न करते थे। उनकी दूर दूर तक फैली जड़ें धरती को प्रकंपन से संभालने का कार्य करती थी। लेकिन जब वन ही नहीं रहे तो प्रकृति में, धरती में आने वाली त्रासद विपत्ति को, भूकंप को किसके द्वारा रोका जा सकता है? डायनामाइट लगा लगा करके, पर्यटन को उद्योग बना करके हमारे पर्वतीय अंचल को जिस तरह से छिन्न भिन्न किया गया है, जिस तरह से वहां सुगम रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो धरती को स्वयं ही निर्बंध किया जा रहा है। पहाड़ जो धरती के कंपन को संभालने का कार्य करते थे, वृक्ष पर्वतीय क्षरण को रोकते थे, धरती के क्षरण को रोकते थे, और इसी के साथ जो हमारी धरती के ऊपर का प्राकृतिक जल चक्र है, उसका भी
मनमाना दोहन करने के इरादे से बिगाड़ करके बड़े बड़े जलाशय, डैम, ह्रद बनाकर उससे जल विद्युत और दूसरे उपक्रम जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसके कारण भी हमारी धरती का संतुलित रूप बिगड़ा है। क्योंकि हमारी धरती के ऊपर के जल चक्र के अनुरूप ही हमारी धरती के भीतर उसके गर्भ में भी प्राकृतिक जल चक्र विद्यमान रहा है, जो नदियों की दिशा बदलने, नदियों के जल को अधिक से अधिक बड़े बड़े जलाशयों में समाहित करके कहीं जल का अतिभार और कहीं उसको भार रहित कर देने की स्थितियों ने धरती को असंतुलित करने का कार्य किया है। ये सब हमारे द्वारा किए गए, हमारी धरती, हमारी प्रकृति के विरुद्ध जो दुष्कृत्य हैं, उन्होंने ही बड़े बड़े भूकंपों को, जिसमें हजारों हजारों लाखों लाखों की जिंदगी तबाह होती आई है, उसको जन्म दिया है। काश हम इसे समझ पाते हैं। जितना हमें आत्यंतिक जरूरत है, उतना ही धरती की भू संपदा को हम लेने का कार्य करते, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करते, अंधाधुंध वनों की कटाई न करते। जितना वन हम उपयोग में लाते हैं, उसके बदले में उससे ज्यादा वन क्षेत्र का विस्तार करने का कार्य करते। जितने पेड़ों को हम अपने उपयोग के लिए काटने का कार्य करते हैं, उनके स्थान पर उससे अधिक पेड़ों को यदि हम पनपाने का काम, लगाने का कार्य करते, तो प्रकृति हमारे विरुद्ध न होती। धरती भूकंप के झटके देकर इतनी तबाही न लाती। आप सबको जानकारी के लिए यह मैं बता दूं कि 1919 में जो भूकंप आया था, वो सैकड़ों वर्ष बाद आया था। उसके पहले भी 1818 में जो भूकंप आया था, वो भी सैकड़ों वर्ष के अंतराल में आया था। सैकड़ों वर्ष के अंतराल में जो भूकंप आते रहे हैं, वे 1900 ईस्वी से आगे बढ़ करके 20वीं शताब्दी में पहुंचते पहुंचते आए दिन वर्षांतराल में ही आने लगे। ये परिस्थितियां वस्तुतः हम मनुष्यों ने ही उत्पन्न की, और उसके बाद रोना रोते हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान
चाहे जितना चरम पर पहुंच जाए, लेकिन उस परमात्म सत्ता, उस प्राकृतिक सत्ता की सीमा का उल्लंघन करने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। और यदि कहीं किंचित उल्लंघन किया भी गया तो उसका दुष्परिणाम प्रकृति, धरती हमें अवश्य देगी, ये निश्चित प्राय है। आप सब याद करिए, जब आर्मेनिया में भूकंप आया था, ये रूस का भू क्षेत्र रहा है, सोवियत संघ रूस का भू क्षेत्र रहा है, तो वहां 1 लाख से अधिक की आबादी काल कवलित हुई थी। रात्रि के समय भूकंप आया, लोग सो रहे थे, लोग सोते ही रह गए, जबकि उस क्षेत्र के वृक्षों पर अधिवास करने वाले पक्षियों ने पहले ही उसका भान करके उस क्षेत्र को छोड़ देने का कार्य किया था और अपने विज्ञान के आधार पर, अपनी वैज्ञानिक खोजों के आधार पर ये दावा करने वाला कि धरती की कोई घटना, धरती का कोई चालन परिचालन, कंपन प्रकंपन हमारी वैज्ञानिक आंख से ओझल नहीं रह सकता। इसके बाद भी वे उस भूकंप की पूर्व सूचना नहीं दे सके, जबकि पक्षियों को पूर्व सूचना मिल गई, उन्होंने अपनी जिंदगी बचा लेने का कार्य किया। तो यह समझा जाना चाहिए कि मनुष्य है, वो प्रकृति के पार या प्रकृति नहीं है, वो परासत्ता नहीं है, वो परम सत्ता नहीं है, वो प्रकृति सत्ता नहीं है। इसलिए प्रकृति को चुनौती न देकर, प्रकृति के साथ साहचर्य करते हुए, उसके साथ अनुकूलन करते हुए यदि हमारा मानव समाज अपनी जीवन यात्रा करने का कार्य करेगा, तो मैं समझता हूं अधिकतर प्राकृतिक विपत्तियों से बचा रहेगा। अमेरिका के जिन क्षेत्रों में भीषण आग लगने से तबाही हुई है, अभी दक्षिण कोरिया में जो आग लगी है वन क्षेत्र में, और एक बड़े वन क्षेत्र को उसने निगल लिया है, लील लिया है, इस सारे संदेश को ये विभिन्न देशों के शासन के कर्ता धर्ता विशेष रूप से समझे और जनता भी समझे। धरती हमारे लिए ही सारे पदार्थों को सृजे हुए है, उसका उपयोग करें, दोहन न करें, उससे मनमाना लाभ पाने की आकांक्षा छोड़ें, उन सारी भू संपत्तियों को, प्रकृति की संपत्तियों का संरक्षण संवर्धन करते हुए अपनी जरूरत भर के लिए उस सीमा तक उपयोग करें जिस सीमा तक
प्रकृति का क्षरण कम या प्रकृति को नुकसान कम से कम होता हो, या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस नुकसान की भरपाई हो सके या वो नुकसान न हो सके। जितना प्रकृति से हम लें उससे ज्यादा यदि प्रकृति को देने का भी कार्य हम करने लगे तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक त्रासदियां हमारी धरती पर बार बार आती रही है और अब अधिक मात्रा में आने लगी हैं, उससे बचा जा सकता है, उससे हम बच सकते हैं, उससे कम जन धन हानि होगी। जब लातूर के क्षेत्र में भूकंप आया था तो उस भूकंप के कारण लगभग 30-40 हजार की आबादी काल कवलित हुई थी। क्यों हुई थी जानते हैं? वो इसलिए हुई थी कि वहां मकान बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों द्वारा बनाए जाते थे। जब भूकंप आया तो धरती हिली और उस पर बने हुए जो स्ट्रक्चर यानी भवन थे उसमें कसमसाहट होने से उनका जोर ढीला हो गया और वे बोल्डर वहां उस घर में, उस भवन में सोए हुए लोगों पर जब गिरे तो उससे अधिक तबाही हुई। बहुमंजिला भूमि, ये बहुमंजिला जो मकान हैं, जो बिल्डिंगें हैं, वे ऐसे क्षेत्रों में यदि बनाई जाए जहां पर भूकंप की संभावना आत्यंतिक रूप से भी बहुत कम हो या ना हो, और उसकी सीमा भी रखना। जब सैकड़ों मंजिला भवन बनाए जाएंगे और उसमें आबादी रहेगी, उसमें जीवन रहेगा, तो जब वे भूकंप के झटके न झेल पाने के कारण भरभरा कर गिरेंगे तो उसके भीतर वसी आबादी को ही तो निगलेंगे। उन भवनों में जो लोग निवास कर रहे हैं उन्हीं का जीवन समाप्त होगा। तो यदि बहुमंजिला मकान न बना करके कुछ 2-4 मंजिल, 10 मंजिल तक अधिकतम मकान रखे जाए और उसको ठेकेदारी की चालबाजी से न बनाकर सुदृढ़ रूप में और भूकंप रोधीय विज्ञान के अनुकूल बनाया जाए, उसका भार न्यूनतम हो कि जिससे वो भूकंप के झटके को झेल सके, तो जाकर के इस तरह की परिस्थिति से, इस तरह की त्रासदी से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर के मेरा कहना यही है कि इस सब संदर्भ में मनुष्य को सोचना है, शासनकर्ताओं को सोचना है, वैज्ञानिकों को सोचना है, इंजीनियरों को सोचना है, ठेकेदारों को सोचना है और जनता को भी सोचना है, जिससे ऐसी बड़ी बड़ी जो त्रासदियां आकर के सहसा हमें हतप्रभ कर देती हैं, हमें किंकर्तव्यमूढ़ कर देती हैं और हमें
ये सोचने के लिए विवश कर देती हैं कि हम चाहे जितना समर्थ हो जाए ज्ञान विज्ञान में, लेकिन प्रकृति से पार नहीं है। प्रकृति के आगे हम विवश ही हैं और विवश ही रहेंगे। हम परमात्मा सत्ता को चुनौती देने का कार्य न करते हुए प्रकृति से अनुकूल हो करके चलने का कार्य करें और तीर्थ यात्राओं को तीर्थ यात्रा के रूप में करें, न कि पर्यटन और मनोरंजन का उद्देश्य लेकर के ऐसे प्राकृतिक स्थलों का विकास करने लगे जो कि आगे चल करके हमारे लिए बड़े संकट को जन्म देने का कारण बने। हमारे हिमालय परिसर का जो स्वरूप है वो सुदृढ़ सघन कणों वाली चट्टान का न होकर ढीली और भुरभुरी चट्टानों का, मृत्तिका मिश्रित चट्टानों का पर्वतीय क्षेत्र है। और जब उसे अपने सुगम रास्ते के लिए छेड़ा जाता है डायनामाइट से, पहाड़ को तोड़कर मैदान बना करके, रास्ता बना करके उसके आधार पर पर्यटन उद्योग चलाया जाता है, तो हिमालय के माध्यम से भी जो घटना घटती है, इसके पहले घटी है कि आज तक न जाने कितने लोग उसमें मरे केदार घाटी क्षेत्र में, कि अभी तक पता नहीं चला है कोई कहाँ है, किस स्थिति में है, जीवित है कि निर्जीवित है, कुछ भी पता नहीं चला। तो इस सब से बचने की जरूरत है और अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से जो जीवन मार्ग बनता है उसी मार्ग को अपनाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सब इसे सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें और कुछ भी अवसर पाए तो जरूर निकालें, तो इस विचार को लोगों तक पहुंचाने का कार्य जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।